एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, उसका पार्ट टू के अंदर हमने लास्ट के 2 चैप्टर्स खत्म कर दिए, यानी कि लिमिट्स चैप्टर नंबर 4 एंड डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 5। तो वो दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 सीक्वेंस में कवर करेंगे। सो उसमें हम शुरू करते हैं आज स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 में का चैप्टर नंबर 1 दैट इज प्रोबेबिलिटी। अगले चैप्टर की वेटेज 10 मार्क्स की है। 10 मार्क्स का आपको ये देखने मिलेगा। कहाँ देखने मिलेगा? तो ये आपको सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई में देखने मिलेगा। सेक्शन एफ में नहीं आएगा। सेक्शन ए में आपको फिलअप मिलेंगे इस चैप्टर से, बी से 1 सेंटेंस भी मिल सकती है इस चैप्टर से, सी, डी और ई में शॉर्ट प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं इस चैप्टर से। प्रोबेबिलिटी बच्चों एज अ ये चैप्टर कुछ नया नहीं है। आई थिंक हम प्रोबेबिलिटी के बारे में अप टू 10th स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं मैथ्स के अंदर उसको कवर कर ही लेते हैं, और जितनी कवरेज आपने की है स्कूल लेवल पे बिल्कुल वो ही चैप्टर है, उतना ही है, ना कम ना ज्यादा। और इसी रीजन की वजह से अभी इस साल जो नया सिलेबस 9th स्टैंडर्ड का, उसमें से प्रोबेबिलिटी चैप्टर को हटा दिया गया, क्योंकि ये आपकी 11th में पढ़ा हुआ है, 11th कॉमर्स में पढ़ा हुआ है। तो ओल्ड सिलेबस में ये होता था कि ये चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में भी हुआ करता था और 10th में भी हुआ करता था, और वापिस बच्चे अगर कॉमर्स लेंगे तो 11th कॉमर्स में भी हुआ करता था और सेम कंटेंट थे। तो ये डुप्लीकेशन को गुजरात सरकार ने हटा दिया है। अब ये 9th और 10th स्टैंडर्ड से निकल चुका है और अब ये कहाँ पड़ा हुआ है? 11th कॉमर्स। और इवन बच्चों आप ये आखिरी बैच है जो स्कूल से प्रोबेबिलिटी सीख के आया हुआ है। अभी जो 10th स्टैंडर्ड है उन बच्चों को ये चैप्टर है ही नहीं, तो वो पहली बार ही कहाँ सीखेंगे? कॉमर्स में। बट आई होप आप लोगों ने स्कूल में प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा। ओके, दैट इज सफिशिएंट। स्कोरिंग चैप्टर है, आसान है, बट फॉर यू गाइस दिस इज नॉट न्यू। ये कुछ नया नहीं है, ये पुरानी बातों को ही रिपीट कर देगा। सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर की थोड़े से हम बेसिक्स को पढ़ेंगे, करेक्ट। उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ एडिशन, जिसका दूसरा नाम है यूनियन ऑफ इवेंट्स। फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स की जगह प्रोबेबिलिटी लिखा, यूनियन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। दो प्रोबेबिलिटी को टोटल कब लगाते हैं और दो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कब करते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का मतलब वही होता है। उसी के अंदर आएंगे दो कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही आएंगे दो कॉन्सेप्ट। एक है डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाएंगे, और इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में
हम मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाएंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे लास्ट कंसेप्ट, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसे, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, ठीक। सो 1 2 3 4, सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट है और आपका चैप्टर खत्म। ओनली 4 कॉन्सेप्ट्स। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ एडिशन जिसको हम कहेंगे यूनियन ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर 2 केस होंगे, डिपेंडेंट इवेंट के केस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, और लास्ट में स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 1, दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 2, दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 3, 3 में ये ए और ये बी और ये है कॉन्सेप्ट नंबर 4। बस चैप्टर में इतनी बातें ही है 10 मार्क्स की। तो बच्चों पहले इसको नोट करना और फिर हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ, दैट इज बेसिक। हो गया बच्चों, मेरी आवाज आ रही है सबको? एवरीवन? यस सर, हो गया। ऑलमोस्ट सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। अनीशा भी आ गई है, लीजा, यात्री, आयुषी। सो बच्चों 4 ही कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये हो जाए तो मुझे बताना। आई विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। सर हो गया सर। तो बच्चों फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, दैट इज बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं किसी भी इवेंट के होने या न होने के, किसी भी इवेंट के होने या न होने के चांसेस को जब हम कैलकुलेट करते हैं उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। हिंदी में संभावना, गुजराती में भी उसको क्या कहते हैं? संभावना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई सिक्का उछालता हूं, अगर मैं कोई कॉइन टॉस करता हूं,
तो टॉस करने के बाद कॉइन में दो ही आउटकम्स होते हैं, या तो सिक्का नीचे पड़ने पर हेड आएगा या सिक्का नीचे गिरने पर टेल आएगा। तो सपोज मुझे हेड में इंटरेस्ट है, तो मैं हेड आने की इवेंट का हेड आने की इवेंट का जब चांस कैलकुलेट करता हूं मैथमेटिकली, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं भाई प्रोबेबिलिटी निकालना। क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी। करेक्ट है। किसी भी इवेंट के होने या न होने, दोनों चीजों को कंसीडर करना है। किसी भी इवेंट के होने या न होने के चांस को जब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हो तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। करेक्ट है। जैसे यहां मुझे कौन सी इवेंट में इंटरेस्ट है? हेड आने में। तो हेड आने का चांस कितना, अगर मैंने कोई सिक्का उछाला है तो हेड आने का चांस कितना, अगर ये मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करता हूं तो मेरी थ्योरी को प्रोबेबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कहेंगे। करेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी सीखनी ही पड़ती है, क्योंकि हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं हमारे आसपास। जैसे सादा वाला एग्जांपल मैंने कॉइन टॉस करने का ले लिया। कॉइन में दो आउटकम होते हैं, हेड और टेल। अब हेड आने का चांस कितना? तो भाई दो में से एक ही बार हेड आएगा, यानी 1/2, 50% चांस है। टेल आने का चांस कितना? तो कॉइन में एक ही टेल होता है और टोटल आउटकम कितने होते हैं? दो। सो 1/2 टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी है, यानी हेड और टेल आने के चांसेस क्या होते हैं? 50-50। अब ये बड़ा आसान सा एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी को समझने के, और यही एग्जांपल से आप पूरा चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। देयर इज नथिंग बिग अबाउट दिस थिंग। अनदर एग्जांपल आप ले सकते हो, अभी संडे को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच ही था, है ना? तो मैच के दो ही आउटकम होते हैं, विन एंड लॉस, हार और जीत। मुझे इंटरेस्ट है इंडिया की जीत में, तो बताओ इंडिया के चांसेस कितने जीतने के? क्योंकि मैच में तो दो ही आउटकम होते हैं, विन और लॉस, और मुझे विन में इंटरेस्ट है। सो आउट ऑफ टू ओनली वन टाइम इट विल हैपन, देन इंडिया विल विन। सो इंडिया के जीतने के चांसेस क्या हो गए? 1/2। दैट इज आउट ऑफ टू इवेंट, वन विल बी द आर इंटरेस्टेड इवेंट। हमारा इंटरेस्टेड इवेंट क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा, 50%। हारने के चांसेस कितने बने? 50%। सो स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी हमेशा निकालनी पड़ सकती है अगर आप डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो। डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो। क्लियर है? अनदर एग्जांपल, कि अगर आपने डाइस थ्रो किया, डाइस पता है ना सबको, सांप सीढ़ी और लूडो में हम जिसको यूज करते, डाइस के अंदर कितने नंबर्स होते हैं? कितने नंबर्स होते हैं? 6। 1 to 6। अगर मैं डाइस थ्रो करता हूं और अब मैं अपने आप को पूछता हूं कि भाई अपर फेस पे, यानी जब डाइस स्टॉप हो जाए तो उस अपर फेस पे दो आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो डाइस 1/6। में टोटल कितने आउटकम होते हैं? 6। और 6 में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, दो एक ही बार होता है। कैन आई से 1/6 चांसेस है अपर फेस पे दो आने के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो डे टू डे लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे इवेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, और वो इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के चांसेस को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के
चांसेस को कैलकुलेट करना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि भाई ये इवेंट घट सकता है कि नहीं घट सकता, ये इवेंट टुक प्लेस होगा या नहीं होगा। तो ये भी हमें एज अ स्टेटिस्टिशियन जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। क्लियर है? आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग एवरीवन। सो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? किसी भी इवेंट के होने या न होने के चांसेस को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना। क्लियर है बच्चों दिमाग में एवरीवन? वैसे Yes, कॉइन sir. का एग्जांपल होता है, वैसे डाइस का एग्जांपल होता है ना? डाइस के अंदर तो बच्चों हर नंबर के आने के चांसेस 1/6 होते हैं, यस और नो? हर नंबर के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। अगर आप डाइस थ्रो करते हो तो 1 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो टोटल 6 होते हैं, 6 में से एक ही बार आएगा ना 1, सो 1/6 एक आने के चांसेस कितने? 1/6। सो हर नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है उसमें? 1/6। बात आ रही है समझ में? अनदर बेस्ट एग्जांपल, अभी आपका सेक्शन ए जो है मल्टीपल चॉइस 20 मार्क का हो गया। हर मल्टीपल चॉइस में कितने ऑप्शन होते हैं? हर फिलअप में कितने ऑप्शन होते हैं? 4। 4. ए बी सी डी, उसमें से सही कोई एक ही होता है। तो मुझे बताओ, आपने कोई फिलअप टिक किया, वो फिलअप आपकी सही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/4. एक्सीलेंट, क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ही सही होगा। सो 1/4 अगर परसेंटेज में निकालो तो 25%, ओनली 25% चांस होते हैं आपके जीतने के। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस में 3 ही फिलअप हो तो ए बी सी 3 ऑप्शन में से आपको सही निकालना है, तो 1/3. 1/3. एक्सीलेंट 1/3, 3 आउटकम में से एक ही सही होगा। और अगर परसेंटेज निकालो तो वो 33% हो जाते हैं। अच्छा, अगर फिलअप में 2 ही ऑप्शन हो तो ए और बी, उसमें से 1/2. दैट इज 1/2. 50% चांस है कि आपका आंसर जीत जाए। इसका मतलब जितना एक्सपेरिमेंट बड़ा होता है, ध्यान से सुनना, जितना बड़ा आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी फिर छोटी छोटी होती जाती है। और अगर आप जितना छोटा एक्सपेरिमेंट करते हो उसमें विनिंग यानी कि अकरेंस की जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा आती है। सो आप सोचो जरा, आपको 4 ऑप्शन दिए, इसका मतलब आप बहुत ही रिस्की पेपर लिख रहे हो, क्योंकि आपके जीतने के चांसेस केवल 25%। अगर 3 ऑप्शन कर दे तो 33.33%, 2 ऑप्शन हो जाए तो भाई 50%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये देखो, मैंने आपके लाइव पेपर का भी एग्जांपल ले लिया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछना बच्चों को, ये भी अपने आप एक एक्सपेरिमेंट है। और उस एक्सपेरिमेंट से हम बच्चों की विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि उसका आंसर सही हो, उसके चांसेस कितने हैं? तो भाई 1/4, दैट इज 25%। यानी 75% चांसेस है बच्चों की आप गलत आंसर कर दे। और इसलिए तो कहते हैं ना भाई, सेक्शन 1 को थरोली प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि वहां आपकी विनिंग रेशियो सिर्फ 25% की होती है और आपके हारने की 75% होती है। बात आई समझ में? तो डे टू डे लाइफ में देखो, इस तरह प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होता है। करेक्ट है? अनदर एग्जांपल, शफल पैक ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स तो हम सब लोग खेलते हैं, जुए में जो कार्ड यूज होते हैं, पोकर में। पोकर में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में 26 कार्ड रेड होते हैं, 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। 52 कार्ड में से मैं एक कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं और मेरा इंटरेस्टेड इवेंट है कि वो कार्ड रेड आए। क्या आए? रेड आए। तो बच्चों, टोटल 52 कार्ड में रेड कार्ड कितना होता है? 26, 26. है ना? तो 26
प्रोबेबिलिटी है ना कि 26 बार में जीतू आउट ऑफ 52, यानी कहना इसे 1/2 50% चांस है रेड कार्ड आने के। Yes, बात आ sir. रही है समझ में? अच्छा, वो कार्ड मैंने जो ड्रॉ किया वो ब्लैक कलर का हो तो उसके चांसेस कितने? तो टोटल 52 में से 26 ब्लैक कार्ड होते हैं आपके, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं आपके, तो वो ब्लैक कार्ड आने के चांसेस कितने हो गए? 26 अपॉन 52 कहना इसे कैंसिल करोगे तो 1/2, यानी 50% चांस है ब्लैक कार्ड आने के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे डे टू डे लाइफ जो इवेंट में आपको इंटरेस्ट है, बच्चों इवेंट वर्ड को ध्यान से देखना, विनय सर बार बार रिपीट कर रहे हैं। इवेंट मतलब आपको किस में इंटरेस्ट है? हेड आने में? आपको किस में इंटरेस्ट है? टेल आने में? आपको किस में इंटरेस्ट है? 1 to 6 नंबर में कौन सा नंबर आना चाहिए? या आपने जो कार्ड ड्रॉ किया वो रेड या ब्लैक कलर का होना चाहिए? दीज आर नॉन एज इंटरेस्ट, वो इवेंट है। तो वो इवेंट के होने या न होने के चांस को जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इज इट क्लियर? सो वो इवेंट के चांसेस को हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन 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 इवेंट के पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट। क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर? अगर मैं कॉइन उछालूंगा ही नहीं देन हाउ कैन आई से हेड आना चाहिए? बात आ रही है समझ में? सो इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढने से पहले हमें एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं डे टू डे लाइफ में। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आपकी इवेंट नहीं आइडेंटिफाई होगी, और इवेंट अगर आइडेंटिफाई नहीं होगी तो आप चांसेस कैसे कैलकुलेट करोगे? इसलिए इवेंट के चांस को कैलकुलेट करने से पहले हमें एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो समझना पड़ता है। सो नाउ लेट अस फोकस ऑन व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के इवेंट आइडेंटिफाई नहीं होगी, और इवेंट आइडेंटिफाई नहीं होगी तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? सो नाउ लेट अस फोकस ऑन व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो और उस एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम आपको पता है, लेकिन कौन सा आउटकम आएगा वो नहीं पता है, तो वैसे सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढने से पहले हमें एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन को क्लियर करना है। और व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? ऐसा हर एक्सपेरिमेंट जिसके पॉसिबल आउटकम्स आपको पता है, नोन है, लेकिन कौन सा आउटकम ऊपर आएगा वो आपको नहीं पता, तो वैसे सारे एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ऑफ कॉइन, कॉइन को उछालना, क्या एक्सपेरिमेंट है? क्या एक्सपेरिमेंट है? Yes, sir. एक्सीलेंट। क्योंकि कॉइन के आउटकम आपको पता थे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन गिरने पे क्या आएगा वो नहीं पता। तो कैन आई से टॉसिंग ऑफ कॉइन को हम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ही इवेंट बनेगी, अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ही इवेंट बनेगी, और इवेंट बनेगी तभी तो चांसेस निकलेंगे। अगर एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट ही नहीं होगा तो आपका सही और गलत आने की प्रोबेबिलिटी में निकालूंगा ही क्यों? अगर एग्जामिनर आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स विथ 4 ऑप्शंस देगा, यानी एक्सपेरिमेंट करेगा, तभी तो बच्चे की प्रोबेबिलिटी निकलेगी ना सही आने की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए टॉसिंग ऑफ कॉइन ये एक्सपेरिमेंट है। इसके ऑल आउटकम्स क्या है? क्या है सारे आउटकम?
सर कॉइन में दो ही आउटकम होते हैं, हेड और टेल। क्या नॉन है आपको? हाँ सर पता है, कॉइन उछाला उसके पहले ही पता था कि इसमें हेड और टेल होते हैं। लेकिन गिरने पे क्या आएगा वो पता है क्या आपको? नहीं पता। तो इसलिए टॉसिंग ऑफ कॉइन को क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात आई समझ में? अनदर एग्जांपल, थ्रोइंग ऑफ डाइस। डाइस को आपने थ्रो किया, सांप सीढ़ी वाले, क्या इसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे? हाँ, क्योंकि डाइस को फेंकना, तो भाई डाइस में टोटल आउटकम कितने होते हैं? सर 1 to 6 नंबर होते हैं, है ना? लेकिन कौन सा नंबर ऊपर आएगा वो पता होता है क्या आपको? नहीं होता। तो क्या थ्रोइंग ऑफ डाइस को हम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं? हाँ। बच्चों आ रहा है समझ में? मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। Yes, एवरी sir. Yes, अच्छा, sir. बढ़िया। अच्छा, पोकर के कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, है ना? रेड कलर के 26, ब्लैक कलर के 26, फिर उसमें 4 सूट होते हैं। आई थिंक पीएनसी चैप्टर में हमने पढ़ा था, परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन में। 4 सूट होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। जिसमें हार्ट और डायमंड जो है वो रेड में आते हैं, और वो 13-13 होते हैं, 13-13। सो दोनों को प्लस करेंगे तो 26 रेड कार्ड हो जाते हैं। याद आया कुछ? क्लब और स्पेड के 13-13 कार्ड्स होते हैं, 13 ईच। सो 13 + 13, ब्लैक कार्ड भी आपके कितने हो जाते हैं? 26। अब आप जो ये कार्ड देख रहे हो, कार्ड को शफल कर रहे हो, क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है? उसमें से एक पत्ता भी आपने ड्रॉ किया, क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट है? हाँ। Yes. क्योंकि आपको पता है कि ये पत्ता रेड का हो सकता है, यू नो, ब्लैक कलर का हो सकता है, यू नो, वो डायमंड का हो सकता है, यू नो, वो हार्ट शेप का हो सकता है, यस यू नो, वो क्लब हो सकता है, यू नो, वो स्पेड हो सकता है, यू नो, लेकिन क्या आएगा वो नहीं पता। अपर क्या आएगा वो नहीं पता। तो कहना से पैक में से कार्ड सिलेक्ट करना, क्या ये भी एक्सपेरिमेंट है? क्या ये Yes, भी sir. एक्सपेरिमेंट है? यस। Yes. ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के इवेंट आइडेंटिफाई नहीं होगा, और इवेंट आइडेंटिफाई नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालोगे? है ना? अच्छा, पत्ता निकालने के बाद अगर मैं बोलूं कि भाई ये रेड होना चाहिए, तो अब ये जो रेड होना चाहिए ना उसको इवेंट कहते हैं, लेकिन पत्ता निकालने तक की प्रोसेस को एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सो केनाई से प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए पहले किसी भी इंसान को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। बात आ रही है समझ में? प्रोबेबिलिटी ढूंढने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट। क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट। बात आ रहा है समझ में? एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 6 रेड बॉल्स है और 4 ब्लू बॉल्स है। उनमें से मैं एक बॉल सिलेक्ट कर रहा हूं, क्या इस काम को हम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं? क्या इस काम को हम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं? Yes, sir. बिल्कुल, क्योंकि तुमको पता है ना उसमें 6 रेड बॉल्स है और 4 ब्लू बॉल्स है, और आप आंख बंद करके एक बॉल उठा रहे हो। आपको ये पता है कि आंसर या तो रेड बॉल आएगा या तो ब्लू बॉल आएगा, लेकिन हाथ में कौन सा है? अभी तो आपकी आंख पे पट्टी है ना, हाथ में कौन सा आएगा वो नहीं पता। कहना ऐसे इस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। Yes, sir. यू कैन टेक एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल। आपके पास 3 वेसल है, 3 बर्तन है, एक में 5 येलो फ्लावर्स है, 3 रेड फ्लावर्स है, और 2 व्हाइट फ्लावर्स है। टोटल कितने फ्लावर्स है आपके पास? 10 फ्लावर्स है। आंख बंद करके आप
एक फ्लावर उठा रहे हो, क्या ये काम को हम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं? हाँ, क्योंकि हमें पता है ना इस एक्सपेरिमेंट में टोटल 10 आउटकम्स है। वो आउटकम भी कौन से वो हमें पहले से पता है, लेकिन कौन सा फ्लावर सिलेक्ट होगा वो ही नहीं पता है। तो यस, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोल सकते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? पक्का? हमारा इस दुनिया में जन्म लेना, हमारा इस दुनिया में जन्म लेना क्या एक्सपेरिमेंट है? हाँ, क्योंकि जन्म लिया है तो या तो जिंदा रहेंगे या तो मर जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी? 50-50। हर इंसान इस दुनिया में जीता है, कितने चांस है? 50%। कोई व्यक्ति मर जाएगा, कितने चांस है? 50%। बात आई समझ में एवरीवन? हालांकि जिंदा ही रहेगा वो गलत है, जिएगा या तो मरेगा, ठीक है ना, बट इमोर्टलिटी नहीं होती। सो आई थिंक ऐसे एग्जाम्पल को हम थोड़ा दूर ही रखे तो बेटर है, कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है? माँ के पेट में लड़का होगा कि लड़की होगी, क्या चांस है बॉय और गर्ल का? अगर कोई लड़की, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसकी वूम में फोटस है यानी कि भ्रूण है, अब वो बॉय होगा कि गर्ल होगा, कि कितने चांसेस है? बट किसी लेडी का प्रेग्नेंट होना ये भी अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें से बॉय आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, 50%। गर्ल आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 50%। क्योंकि या तो बॉय आएगा या तो गर्ल आएगा। यू नो वेरी वेल कि इसमें तो दो ही आउटकम है, या तो बॉय या तो गर्ल। तो बॉय आने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 1/2। गर्ल आने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 1/2। आई होप यू आर गेटिंग वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट है ना, इवेंट आइडेंटिफाई नहीं होगा, और इवेंट आइडेंटिफाई नहीं होगा तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाओगे। मेरा इतना भाषण देने के पीछे का लॉजिक इतना ही है, बच्चे ना क्वेश्चन समझने में गड़बड़ करते। जब मैं बोलता हूं भाई एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, उसके टोटल आउटकम निकालो, और फिर नीचे पूछते हैं भाई इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो उसको इवेंट और एक्सपेरिमेंट का अंतर नहीं समझता। भाई आपको क्लियर होना चाहिए, पूरे चैप्टर में आपको पहले ना एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा, वो एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद उसके आउटकम्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आपको इवेंट है ना वो सपोज करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और फिर उस इवेंट का क्या निकालना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी। क्या निकालना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अनदर एग्जांपल, आपके पास एक बॉक्स में बल्ब्स है, बल्ब होते हैं ना घर पे लगाने वाले, 1000 बल्ब्स है, 1000 बल्ब्स है, उसमें से एक बल्ब में सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या ये एक्सपेरिमेंट है? हाँ। वो बल्ब या तो डिफेक्टिव होगा या तो नॉन डिफेक्टिव होगा, लेकिन बल्ब को सिलेक्ट करना, आपको पक्का पता है भाई 1000 में से ही कोई बल्ब आएगा, लेकिन वो बल्ब डिफेक्टिव होगा कि नॉन डिफेक्टिव होगा वो नहीं पता। तो बहुत सारे बल्ब में से एक बल्ब सिलेक्ट करना, ये भी अपने आप में क्या है? प्रोबेबिलिटी के लिए, यानी कि एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्लियर है? अनदर एग्जांपल, अभी मेरा नाम है विनय, मेरे नाम के स्पेलिंग में आता है VINAY। विनय इस नाम के अल्फाबेट से कितने और नाम बन सकते हैं, और उसमें से मैं चाहता हूं कि भाई ए से शुरू होने वाले कितने नाम आएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि विनय नाम से कितने और नाम बन सकते हैं, तो वो मेरा एक्सपेरिमेंट हुआ। और फिर उसमें से ए से शुरू होने वाले कितने नाम बने हैं, वो मेरी इवेंट हुई, और उसी की मैं क्या ढूंढूंगा? प्रोबेबिलिटी। सिर्फ कॉइन वाला क्वेश्चन आएगा, सिर्फ डाइस वाला क्वेश्चन आएगा, सिर्फ बॉल वाला क्वेश्चन आएगा, या सिर्फ बल्ब वाला क्वेश्चन आएगा, या फ्लावर वाला क्वेश्चन आएगा? नो,
इसमें परम्यूटेशन वाले जो सम्स है ना, ऑरेंज वर्ड से और कितने वर्ड बन सकते हैं, और उसमें से भी ओ से शुरू होने वाले कितने होंगे, तो पहले ऑरेंज वर्ड से टोटल कितने शब्द बनते हैं वो ढूंढना पड़ेगा, और फिर ओ से शुरू होने वाले कितने शब्द है वो भी ढूंढना पड़ेगा। यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल इस चैप्टर में होगा जब आप टोटल आउटकम्स फाइंड आउट करोगे तब, टोटल आउटकम्स फाइंड आउट करोगे तब। बट एनीवेज उस पर हम थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे। पहले तो मैं आपको सिर्फ यही सिखा रहा हूं कि भाई एक्सपेरिमेंट होना जरूरी है, बिना एक्सपेरिमेंट के इवेंट बनता नहीं है, और चांसेस क्यों निकालोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. पक्का? भूमिका, श्री, आयुषी, अनीशा, यात्री, मौलिक, Yes. फंडा क्लियर है एकदम? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया Yes, का मैच sir. ही नहीं होता तो आप क्या कैसे निकालते इंडिया जीतेगा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? अगर मैच ही नहीं होने वाला होता तो आप इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्यों निकालते? बढ़िया एग्जांपल तो ये भी है संडे वाला। इंडिया पाकिस्तान की मैच होना ये अपने आप में क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। फिर आप Yes, देखते हो भाई sir. मुझे कौन सी इवेंट ढूंढनी है, अरे हाँ इंडिया जीतने के चांसेस ढूंढने हैं, तो भाई 1/2, क्योंकि मैच के सिर्फ 2 ही आउटकम होते हैं, आइदर यू विन आइदर यू लॉस। बात आया समझ में? सो 2 में से आपके हिस्से में कितना आ रहा है फेवरेबल? 1, विन वाला। सो आपके जीतने के चांसेस कितने हो गए? 1/2। रियल लाइफ में तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ढूंढना इतना आसान है ना कि मैं आपको क्या कहूँ। अगर आपको एक्सपेरिमेंट देखते हो, आपको मैं शॉर्टकट दे देता हूँ, अगर आप अपने आसपास कोई एक्सपेरिमेंट होता देख रहे हो तो उसके ऑप्शंस को देखो। क्या सारे ऑप्शंस आपको क्लियर है? हाँ सर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अब अपने आप से सवाल पूछो, तुम्हें कौन से ऑप्शन में इंटरेस्ट है? तो आपको जो ऑप्शन में इंटरेस्ट दिखता है वो देख लेने का, 1 है कि 2 है। तो अगर 2 है तो 2 न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइड बाय टोटल ऑप्शंस कितने हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। खत्म। बात आ रही है समझ में? किसी भी एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स को देखा जाता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो ना, उसके टोटल आउटकम्स को देखा जाता है, उसमें से आपके इंटरेस्ट का जो आउट वो क्या होता है? इवेंट होता है। तो आपके हिस्से के जितने भी आउटकम्स है वो आपके जीतने के यानी हैपनिंग के वो चांसेस है, आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ टोटल। तो जब आप आपके फेवरेबल आउटकम्स को न्यूमरेटर में रखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं टोटल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये मैं आपको सीधा टेक्निकली समझा रहा हूं। बात आ रही है समझ में? अब जैसे आपने पत्ते लिए, 52 कार्ड्स होते तो टोटल कितने? 52। उसमें से एक कार्ड आपने सिलेक्ट किया वो रेड हो, तो भाई देखो जरा 52 कार्ड्स को ऊपर से देखो जरा, हाँ इसमें 26 रेड होते हैं 26 ब्लैक होते हैं। अच्छा तो मेरे फेवर में 26 ही आ रहे हैं, कहना ऐसे 26 न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइड बाय इस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम कितने? 52। सो 26 अपॉन 52 कैंसिल करो, 1/2, 50% चांस है रेड होने की। बात आ रही है समझ में? कोई भी एक्सपेरिमेंट तुम्हारे आसपास चले ना, सबसे पहले देख लो कि भाई उसके टोटल आउटकम्स कितने होते, फिर देखो कि आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने। बस उन दोनों को आप मैथमेटिकली ए अपॉन बी फॉर्मेट में बिठा दो तो वो आपका क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी। अच्छा इस चैप्टर में हमें प्रोबेबिलिटी ना फ्रैक्शन में रखनी है। फ्रैक्शन मतलब समझता है ना, ए बाई बी में रखनी है, यानी इसको हमें परसेंटेज में या तो फिर डेसिमल में, पॉइंट में नहीं लाना है। यानी इस चैप्टर में आंसर है ना वो ए बाई बी फॉर्मेट में ही रखना है। ज्यादा से ज्यादा आप कैंसिलेशन कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। इन शॉर्ट इस चैप्टर में कैलकुलेटर का इस्तेमाल काफी कम है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल काफी कम है। इवन अभी तक तुमको एक्सपीरियंस हो चुका होगा
स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 2 में हमने कैलकुलेटर को ज्यादा यूज ही नहीं किया है। लिमिट चैप्टर उठा लो, हाँ लिमिट चैप्टर के अंदर आई थिंक टेबुलेशन मेथड को छोड़ दो तो कहीं पे कैलकुलेटर की जरूरत है ही नहीं। टेबुलेशन में वो है ना, पंक्चर लगाते 0.01 लेफ्ट साइड से जाओ राइट साइड से जाओ, और उसको फिर फंक्शन में पुट करने के लिए हो सकता है आपने कैलकुलेटर यूज किया हो, बाकी आई डोंट थिंक कहीं पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल है। वैसे इस चैप्टर में भी कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि आपको देखना है डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स, ऊपर न्यूमरेटर में भाई आपके हिस्से के कितने फेवरेबल, यानी इवेंट के आउटकम्स क्या है। सो इवेंट के आउटकम्स डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। इवेंट के आउटकम्स, ध्यान से सुनना, इवेंट के आउटकम्स डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. पक्का ना? तो जरा इसको नोट डाउन करते हैं हम। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो इसकी मेरी अपनी डेफिनेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्रेस मतलब बताना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दी और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट of an experiment, of a random experiment is known as probability. जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें आने वाली किसी भी इवेंट का हैपनिंग या नॉन हैपनिंग को हम जब मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय टी। उसको किससे बताया जाता है, टी से। ठीक है, इसका मतलब आपको एग्जामिनर पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, मतलब ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो यानी बी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ सी, पी ऑफ डी, वैसे कोई कितनी भी इवेंट पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को कौन से अल्फाबेट से बताया जाता है, पी से। सो व्हाट डू मीन बाय पी ऑफ ए? इसको कैसे पढ़ोगे आप हिंदी में या गुजराती में? व्हाट इज पी ऑफ ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, probability of event C, probability of event D, and so on. For example, P of A, क्या होता है P of A का मतलब? Probability of event A. P of B, क्या होता है P of B का मतलब? Probability of event B, and so on. Clear? It is calculated in the form of A by B. In the form of A by B. तो कौन से फॉर्म में रखना पड़ता है, A by B। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लिखना मत, क्योंकि वो सारी बातें धीरे धीरे आएगी।
एग्जाम्पल, मैंने कॉइन को टॉस किया, कॉइन मैंने टोस्ट किया। तो कॉइन टॉस करते हैं तो हमें आउटकम पता होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 2। बट आपका इवेंट है कि हेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। तो ए आपकी हेड की इवेंट है, तो हेड आने से कितने चांसेस ही? एक ही चांस है। तो ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? तो P ऑफ A इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2, यानी एक ही बार आप जीतोगे आउट ऑफ 2। तो ये आपकी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ happening or non-happening of any event of a random experiment is known as what? Probability. I hope you got this, everyone. ये बात आई समझ में आपको? जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें इवेंट नहीं मिलेगा, और जब तक इवेंट नहीं मिलेगा तब तक हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। और देखिए जरा, प्रोबेबिलिटी का आंसर कौन से फॉर्म में होता है? ए बाई बी फॉर्म में होता है। देखिए ए बाई, प्लीज इसको 50% मत करना या 0.5 भी मत करना, जरूरत ही नहीं। प्रोबेबिलिटी का आंसर कोशिश करें हमेशा कौन से फॉर्म में होना चाहिए? ए बाई बी फॉर्म में होना चाहिए। कौन से फॉर्म में होना चाहिए? ए बाई बी फॉर्म में। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों आपको? No, sir. एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है? क्योंकि बेसिक से बच्चों, ये मैं बहुत धीमे जा रहा हूँ, आई नो, बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ, सिर्फ आपके भले के लिए, कि आपको हर बात समझ में आए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है। अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसके टोटल आउटकम्स क्या है, और उसमें से आपकी इवेंट क्या है। आपकी इवेंट मतलब बेसिकली आप ऐसे भी मान के चलो, क्वेश्चन क्या है, आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो वो आपके लिए इवेंट हो जाता है, और फिर आप उसकी क्या ढूंढ लेते हो? प्रोबेबिलिटी। क्लियर? एनी क्वेश्चन? और इसीलिए प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N। क्या होता है फॉर्मूला? P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N। P ऑफ A का मतलब होता है इवेंट A, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। M का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम्स। आपके फेवर में कितने आ रहे हैं? फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, यानी आपकी जो इवेंट है उसमें आपके हिस्से में कितने आउटकम आ रहे हैं? वो n। और n टोटल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम को क्या कहेंगे हम? n। तो आपको पूरे चैप्टर में क्या फॉर्मूला लगाना है? n अपॉन n। क्या लगाना है? n अपॉन n। व्हाट इज n? फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। व्हाट इज n? टोटल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपके एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स को n कहेंगे, और m किसको कहेंगे? आप जिस इवेंट को ढूंढने जा रहे हो, तो उस इवेंट के जो आउटकम्स होते हैं उसको m कहेंगे। Remember, हमेशा ध्यान रखिए, m को लेस देन या इक्वल टू n होना चाहिए। m है ना, m लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए। बात आ रही है समझ में? m हमेशा या तो कम होगा n से, या तो n के जितना होगा, या तो n से कम होगा या n के जितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कॉइन टॉस किया,
तो कॉइन टॉस किया तो मेरे टोटल आउटकम्स क्या होंगे, एक होगा हेड, एक होगा टेल, है ना। यानी टोटल कितने हो गए, 2। करेक्ट। अब मुझे टेल में इंटरेस्ट है, तो टेल आने के चांसेस कितने हैं, सिर्फ एक, यानी कि 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 1/2। तो m जो होता है ना, m या तो वो n से कम होगा या तो n के जितना ही होगा, n के जितना ही होगा। कभी भी m ग्रेटर देन n हो सकता नहीं है। बात आ रही है समझ में बच्चों। कॉइन उछालोगे तो कॉइन में 2 ही आउटकम होते हैं, तो आपका जवाब है ना 2 से 3 तो नहीं हो सकता ना सर, कॉइन सीधा रह गया। अरे वो तो ऑप्शन है ही नहीं। सो m है ना, m न्यूमरेटर, वो हमेशा अपने डिनोमिनेटर से या तो छोटा होगा या तो उसके जितना होगा, या तो छोटा होगा या तो उसके जितना होगा। और इसी कारण की वजह से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। क्या होती है, 1। बात आ रही है समझ में। एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। न्यूयॉर्क से एक शिप निकला है मुंबई आने के लिए, शिप, बोट। मुंबई से अपना न्यूयॉर्क से एक शिप निकला है मुंबई आने के लिए। 7 दिनों में वो पहुंच जाता है। एक काल्पनिक एग्जाम्पल है, 7 दिनों में मुंबई पहुंच जाता है। तो वो शिप मुंबई में किसी भी दिन पहुंच जाए, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कुछ भी हो, बस पहुंच जाना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, किसी भी दिन पहुंच जाना चाहिए, 1। क्योंकि 7 ही दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टोटल 7 दिन है। आपको किसी भी दिन पहुंचे चलेगा, तो भाई संडे हो तो भी चलेगा, मंडे हो तो भी चलेगा, तो 7 दिन आपके फेवर में आ गए ना। तो 7/7 करोगे तो क्या होगा, कैंसिल करो, 1। लेकिन मैं ऐसा कहूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो शिप मुंबई में मंडे को ही आए। तो आपके एक्सपेरिमेंट में टोटल डेज कितने हैं, 7। लेकिन आपकी इवेंट क्या है कि मंडे के दिन ही आना चाहिए, तो आपके फेवर में कितने जा रहे हैं, 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/7। लेकिन आप अगर ऐसे बोले कि भाई वो पहुंच ही जाना चाहिए, तेल पीने गया कोई भी दिन हो, तो फिर मंडे आए तो भी आप फेवरेबल, संडे आए तो भी फेवरेबल, ट्यूसडे आए तो भी फेवरेबल, अप टू सैटरडे आए तो भी फेवरेबल, यानी 7 के 7 दिन आपके लिए फेवरेबल है। मतलब आपका m भी 7 है और n भी 7 है। तो कैंसिल करोगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1। मतलब 100% भाई तू ही जीतने वाला है। मुन्ना रेस में फर्स्ट आया, अकेला ही भाग रहा था, तो उसी को फर्स्ट रैंक आएगा ना, 100%, इट्स ए सर्टेन। सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। बात आई समझ में। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। और 1 प्रोबेबिलिटी होना बच्चों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप भविष्य वक्ता होंगे तो ही हो सकता है, आप भगवान होंगे तो ही बोल सकता है भाई ये ऐसी होगा, बट ऐसा हम इंसानों के साथ कभी होता नहीं है। सो अगर इस चैप्टर में आपका आंसर 1 आता है, 1 आता है, तो प्लीज एक बार चेक कर लेना, 1 तो नहीं आना चाहिए, 1 से कम ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन है ना, वो लॉजिकल और हम बोलते हैं ना रियलिटी बेस्ड है, प्रैक्टिकल है। सो काल्पनिक तो ये पूछेंगे ही नहीं। काल्पनिक समझ में आ रहा है कि भाई बता दो कोई भी दिन शिप आ जाए, तो भाई क्वेश्चन पूछते ही क्यों हो। न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए शिप पहुंचा है, 7 दिन में पहुंच जाना चाहिए, बताओ भाई शिप पहुंच जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। तो 100% किसी ना किसी दिन पहुंच जाएगा। तूने स्पेसिफिक थोड़ी बोला है मंडे ही आना चाहिए कि ट्यूसडे ही आना चाहिए कि वेनेसडे आना चाहिए, अब निकला है तो पहुंच ही जाएगा। बात आ रही है समझ में। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम होते हैं ना, फेवरेबल आउटकम एम न्यूमरेटर, वो या तो एन के जितना ही होता है या तो एन से कम होता है। बट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपके सिलेबस में एम हमेशा छोटा ही होना है।
बात आ रही है समझ? 100% आंसर तो आ ही नहीं सकता, वरना प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या मतलब है? हमको तो आउट ऑफ टोटल कितना आया वही देखना होता है, और वही आपके चांसेस है, वही आपके विनिंग चांसेस है। बात आ रही है समझ में एवरीवन? Yes, sir. पक्का? सो न्यूमरेटर आपका हमेशा या तो n के बराबर होगा या तो n से छोटा होगा, n से बड़ा कभी भी हो सकता नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हो गया आपका आंसर 1.1, 1.2, 1.5 से लेके कोई भी नंबर नहीं आ सकता। अगर आप डिवाइड करते हो और आपका आंसर 1 के ज्यादा आता है तो आपका डेफिनेटली श्योर शॉट आपका सम गलत ही है, आपने कहीं ना कहीं फंडामेंटली गड़बड़ की है। बात आ रहा है समझ में? सो न्यूमरेटर हमेशा ध्यान रखिए, न्यूमरेटर आपका हमेशा छोटा ही होगा। सो n शुड बी लेस देन n और इक्वल टू n, इट कैन नॉट बी मोर देन n, n से ज्यादा हो सकता नहीं है। और इसी कारण की वजह से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, maximum value of maximum value of probability is always 1। प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम आंसर क्या होता है? 1। आई होप यू गॉट दिस एवरीवन। बोलो बच्चों, कोई डाउट आपको? ओके बच्चों, Yes, sir. बोलो कोई डाउट आपको? एनी डाउट? No, sir. बीमार बीमार तो नहीं पड़ गए ना? श्री, बेटा तू श्री कहाँ गई? हाँ है। यस सर। तू बेहोश वगैरह नहीं पड़ गई ना? नहीं सर। लीजा, लीजा मैडम, समझ में आ रहा है? यस सर। बच्चों में धीरे धीरे जा रहा हूँ क्योंकि अब ये 30 मार्क का चैप्टर है। 1 2 3 है ना, ये एक ही घराने के, जिसको 1 आएगा उसको ही 2 आएगा, और जिसको 1 और 2 समझा है उसको ही 3 आएगा। तो ये तीनों कनेक्टेड चैप्टर है, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ कि आपके बेसिक्स अच्छे रहे। जब मैं सेकंड और थर्ड चैप्टर पढ़ाऊँ तो वहां ये सारी बातें आपको डिस्टर्बिंग नहीं लगनी चाहिए। क्लियर है एवरीवन? फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ प्रोबेबिलिटी का? Yes, sir. और भी बहुत सारी बातें फिर 5.1.1 में बाद में जाएंगे, पहले और भी बातें हैं जो क्लैरिटी के साथ हमें चलनी है। चलो अब मैं आपको लेके जाता हूँ, ये तो मैंने समझा। लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज इवेंट। ये दोनों को भी डिटेल में समझना जरूरी है। तो इसको मैं हटा दूं, इसको हटा दूं मैं। हो गया ये बच्चों? यस Yes, सर। sir. तो हटा दूं इसे? यस Yes, सर। sir. हाँ अभी बोल रही है क्या रे, हैंग हो गया क्या? नहीं ना? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो मैं ये दे दिया, बट प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि भाई बिना एक्सपेरिमेंट के प्रोबेबिलिटी नहीं निकलता, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के इवेंट नहीं मिलेगा, और इवेंट नहीं मिलेगा तो आप प्रोबेबिलिटी किसका निकालोगे? तो हम थोड़ा उल्टा चले इसमें। मैंने पहले लास्ट स्टेप आपको बता दिया प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे।
अब मैं जा रहा हूं एकदम शुरुआत में कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या होता है। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें ऑल द पॉसिबल आउटकम आपको पता होता है, आर नोन। एक सारे आंसर आपको पता है, सिर्फ यही नहीं पता, बट विच आउटकम विल अपीयर इज नॉट नोन। लेकिन कौन सा आउटकम आएगा वो नहीं पता। तो वैसे सारे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे? ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। सो कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम्स आपको पता है, लेकिन कौन सा आउटकम ऊपर आएगा वो नहीं पता, तो वैसे सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, टॉसिंग ऑफ कॉइन। कॉइन को टॉस करना, है ना। नंबर 2, थ्रोइंग ऑफ डाइस। डाइस को थ्रो करना। नंबर 3, सिलेक्टिंग कार्ड्स। कार्ड और कार्ड्स, एक कार्ड, दो कार्ड, तीन कार्ड, जितने आपको खींचने। सिलेक्टिंग कार्ड्स फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड। पत्तों में से कार्ड को सिलेक्ट करना। ठीक है। सिलेक्टिंग बॉल्स फ्रॉम वेसल ऑफ बॉल। वेसल मतलब बर्तन, बर्तन में रखे गए बॉल्स में से बॉल्स को सिलेक्ट करना। ये सब एक्सपेरिमेंट्स। क्यों? इनके आउटकम्स आपको पता है, लेकिन कौन सा आउटकम ऊपर आएगा वो नहीं पता। तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग किसमें डाल देंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। देन selecting flowers from vessel of flowers. Okay. Selecting bulbs from total bulbs. Clear है? Etc. ये सब को हम क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, बिना रैंडम एक्सपेरिमेंट के ये सब कुछ होने वाला नहीं है। एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो इवेंट नहीं बनेगा। इवेंट नहीं बनेगा तो प्रोबेबिलिटी निकालना मुश्किल होगा, पॉसिबल ही नहीं। क्लियर है? ये हमारे मोटे मोटे कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ये तो मैंने कुछ फेमस थे वो लिख दिया आपके साथ। क्लियर है? नेक्स्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट यूज फाइंड आउट सैंपल स्पेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट से आप क्या बना सकते हो? सैंपल स्पेस बना सकते हो। अब मैं धीरे धीरे टेक्निकल भी जा रहा हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट से आप क्या निकाल सकते हो? सैंपल स्पेस। तो व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस
is a set मतलब group of all possible outcomes, all possible outcomes। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट से आपको क्या बनाना है, सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस मतलब a set of all possible outcomes, a set of all possible outcomes। क्लियर है? सैंपल स्पेस denoted by u, ये किससे बताया जाता है, u से। किससे बताया जाता है, u से। तो सैंपल स्पेस बनाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। सैंपल स्पेस बनाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। सो व्हाट इज सैंपल स्पेस? इट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। इट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब मैं सवाल पूछता हूँ, लीजा रेडी? कहाँ गई? मेरा आवाज आ रहा है बच्चों आपको? Yes, sir. रेडी एवरीवन? ओके लीजा, मेरा सवाल है तेरे से। मैंने Yes, sir. कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस किया, एक कॉइन टॉस किया, क्या ये एक्सपेरिमेंट है? Yes, sir. यस। क्यों? उसके आउटकम्स तुझे पता है सर, या तो हेड आएगा टेल आएगा, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन क्या तुझे ये पता है ऊपर हेड आएगा कि टेल आएगा? नहीं, वो तो गिरने के बाद पता चलेगा। लेकिन जब तक सिक्का हवा में होगा तब तक तुझे ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा आउटकम ऊपर आएगा। बट क्या ऐसा तेरे दिमाग में डाउट है क्या, कॉइन के केस में तीसरा भी कोई ऑप्शन होता है? No, sir. पक्का? ठीक है ना? Yes. ओके आयुषी, एक क्वेश्चन है तेरे लिए। Yes, sir. डाइस सांप सीढ़ी लूडो वाला, वो तू थ्रो कर रही है। सो डाइस थ्रो किया, क्या एक्सपेरिमेंट है? Yes, sir. यस, वेरी गुड। क्यों एक्सपेरिमेंट है? क्योंकि उसके सारे आउटकम्स तुझे पता है कि भाई उसमें 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन कौन सा ऊपर आएगा वो नहीं पता। देखो डेफिनेशन जस्टिफाई होनी चाहिए, कौन सा ऊपर आएगा वो नहीं पता है ना। तो कैन आई से कि थ्रोइंग ऑफ डाइस क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब दोनों एग्जांपल में बच्चों सैंपल स्पेस क्या बना, सैंपल स्पेस, सैंपल मतलब भाई आउटकम्स और स्पेस मतलब इस पूरे एक्सपेरिमेंट की चौड़ाई कितनी है, स्पेस कितना है। कॉइन वाले केस में सैंपल स्पेस क्या बनेगा? व्हाट इज सैंपल स्पेस? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सुनना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और बच्चों जब हम सेट पढ़ते हैं ना तो करली ब्रैकेट नजर आना चाहिए। क्या नजर आना चाहिए? करली ब्रैकेट। तो कॉइन के केस में करली ब्रैकेट बनाओ जरा, कॉइन के केस में करली ब्रैकेट्स बनाओ। क्या आएगा? एच कॉमा टी। तो सैंपल स्पेस क्या हुआ, करली ब्रैकेट्स के अंदर एच कॉमा टी, वो हमारा क्या बना, सैंपल स्पेस। क्या बना? सैंपल स्पेस। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर से तुम्हें सबसे पहले ना यू निकालना पड़ेगा। यू, यू मतलब सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। और उसमें जो आउटकम है वो आपका एन है। क्या है? एन है। खाली सुनो, नंबर लूंगा तो अपने आप समझोगे। समझ के जितना पहले क्लियर होता है दिमाग में, इट्स ए वेरी गुड। ठीक है, अच्छा आयुषी वाले केस में हमने डाइस थ्रो किया, वो एक्सपेरिमेंट तो है, बट उसका यू सैंपल स्पेस क्या बनेगा, करली ब्रैकेट्स में सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1,2,3,4,5,6। तो ये होता है हमारा सैंपल स्पेस। व्हाट इज सैंपल स्पेस? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ all possible outcomes is known as what?
सैंपल स्पेस। सो एक्सपेरिमेंट के ऊपर से हमें क्या बनाना होता है? सैंपल स्पेस। इज इट क्लियर? और सैंपल स्पेस को क्या कहा जाता है? यू। क्या कहा जाता है? यू। इज इट क्लियर एवरीवन? पक्का? Yes, sir. एग्जांपल देखिए इसकी, पहले नोट करो उसको। हो जाए तो बताना मुझे। हो गया बच्चों? बाकी है? बाकी है सर थोड़ा सा। लिख दो, लिख दो। हो गया सर। हो गया? ठीक। हो गया सबका? अब मैं इसको आगे और कंटिन्यू करता हूँ। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट और उसके ऊपर से हम सैंपल स्पेस बनाना सीखते हैं। ठीक है? एग्जांपल नंबर 1, a coin is tossed। आपने कॉइन टॉस किया, है ना? एक ही कॉइन टॉस किया। ये एक्सपेरिमेंट है। अब मैं ये साबित करने नहीं जाऊंगा कि एक्सपेरिमेंट है कि नहीं। क्यों? ये काम में आपको आउटकम पता होता है, खाली ऊपर क्या आएगा वो नहीं पता होता। तो ये एक्सपेरिमेंट है। तो बच्चों इसका सैंपल स्पेस निकालो। सैंपल स्पेस यानी कि यू। क्या आएगा? यू। कॉइन में कितने आउटकम होते हैं? सिर्फ दो, हेड कॉमा टेल। तो ये इसका क्या बन गया? सैंपल स्पेस। क्या बन गया? सैंपल स्पेस। तो इसमें कितने आउटकम है? 1 और 2। इसको कहते हैं टोटल आउटकम्स। क्या कहते हैं? टोटल आउटकम्स। एन। एन इज इक्वल टू, प्रेजेंटेशन आया समझ में? एन कैसे निकालना है? प्रेजेंटेशन समझा आपको बच्चों? Yes, sir. सर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा सीधा एन की तरफ। और एन की डेफिनेशन कहाँ से निकलती है? रैंडम एक्सपेरिमेंट से। क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं, आपका सैंपल स्पेस नहीं बनेगा। और सैंपल स्पेस नहीं बनेगा तब तक आप एन नहीं निकाल पाओगे। इज दैट क्लियर?
Yes. पक्का? फिर एन की तरफ भी जाएंगे, टेंशन मत, पहले एन को क्लियर कर लो। एन के लिए तुम्हें एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट है तो सैंपल स्पेस बनाने आना चाहिए, और सैंपल स्पेस के ऊपर से क्या निकल जाएगा? एन। एन मतलब टोटल आउटकम्स। अच्छा, दो कॉइन हमने टॉस किए, 2 coins tossed, 2 कॉइन उछाले हम, तो बताओ सैंपल स्पेस। अच्छा, 2 कॉइन उछाले मतलब इसको दोनों तरफ से क्लियर रखा, 2 कॉइन, एक हाथ में एक, दूसरे हाथ में एक, साथ में उछाला, ये भी इस डेफिनेशन में आ जाता है। और एक ही कॉइन को 2 बार उछाला, यानी एक बार उछाला फिर वो गिर गया, वापिस दूसरी बार उछाला और वो गिर गया, इसको भी कहते हैं 2 टाइम। सो 2 कॉइन्स टॉस का मतलब ये मत लेना कि 2 कॉइन हमेशा होने चाहिए, एक कॉइन 2 बार टॉस किया ना तभी भी ये इवेंट हो जाता है, सॉरी एक्सपेरिमेंट हो जाता है। सो सेम कॉइन को 2 बार उछालना या 2 डिफरेंट कॉइन्स को 2 कॉइन्स को एक साथ उछालना, दोनों का मतलब सेम है। पॉइंट क्लियर है? बाद में डाउट मत पूछना सर ये एक ही कॉइन 2 बार उछाला, अरे भाई दो, एक कॉइन 2 बार उछाले या 2 अलग अलग कॉइन को 2 हाथ से उछाले, क्या फर्क पड़ता है? रियलिटी तो यही है ना, कॉइन को 2 बार यूज किया जा रहा है। कितनी बार यूज किया जा रहा है? 2 बार। ठीक है, तो अगर आपने 2 कॉइन उछाले तो क्या आउटकम बनेंगे? पहले HT और TH। या तो दोनों में हेड आएगा, टेल या में। तो पहले में हेड दूसरे में टेल आएगा, या तो पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा, या तो फिर दोनों में टेल आएंगे। एनी क्वेश्चन? No, नो sir. सर। क्लियर हो रहा है? तो बताओ जरा इसका एन क्या होगा, टोटल आउटकम्स। 4। वेरी गुड, एन इज इक्वल टू 4। बोलो, कोई आपको डाउट है तो पूछ लेना मुझे। ठीक है, मैं कॉइन की संख्या बढ़ा रहा हूँ। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 3 कॉइन को टॉस किया तो क्या? 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? यू। या तो तीनों में हेड आएगा, या तो पहले 2 में हेड आएगा फिर टेल आएगा। अब टेल को है ना स्विच कर, शिफ्ट करते जाओ आगे आगे। पहले में हेड आएगा फिर टेल आएगा फिर हेड आएगा, फिर टी को और आगे लेके आओ, पहले में टेल आएगा बाकी 2 में हेड आएगा। अब इसको उल्टा कर दो, यहां से उल्टा कर दो, या तो पहले में हेड आएगा बाकी 2 में टेल आएगा, या तो पहले में टेल फिर हेड फिर टेल आएगा, पहले 2 में टेल आएगा फिर हेड आएगा, या तो फिर तीनों में टेल आएगा। कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। 6. 8 ना, 6 कहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए टोटल आउटकम? 8। n इज इक्वल टू 8 अलग अलग आंसर मिलेंगे आपको। अब आपका इंटरेस्ट का विषय क्या है? वो इवेंट है। सर एक 3 हेड आना चाहिए, 3 हेड तो भाई एक ही है। सर 2 हेड आना चाहिए, तो 1 2 और 3 ये इवेंट है। सर एक ही टेल आना चाहिए, एक ही टेल, 1 2 3, 3 है आपके फोर में, तीनों टेल होने चाहिए, एक 2 टेल होने चाहिए, 1 2 3। बोलो बच्चों, सैंपल स्पेस से आपका काम इजी हो जाएगा। सैंपल स्पेस बनाने से आपको इतना पता चल जाएगा कि आपके फेवर में कितने आउटकम्स आ रहे हैं।
टोटल आउटकम्स 8। क्लियर है? अच्छा बच्चों, शॉर्टकट तरीके से भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। शॉर्टकट तरीके से भी आप n निकाल सकते हो। अब जैसे कि कॉइन, कॉइन में कितने आउटकम होते हैं? 2। और कॉइन उछाला कितनी बार है? 1। तो पावर 1, 2 की 1 पावर क्या हो जाएगी? 2। आ गया n इज इक्वल टू 2। या आपने कितने कॉइन उछाले हैं? 2। यानी कॉइन में आउटकम कितने होते हैं? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। या आपने कॉइन कितने बार उछाले हैं? 3। कॉइन में आउटकम कितने होते हैं? 2। कितनी बार उछाले हैं? 3। तो 2 की 3 पावर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देख पा रहे आप? बट ऐसे रिस्क कम लेने, ऐसे रिस्क कम लेने हैं, ना के बराबर। कभी जरूरत पड़ा तो हम करेंगे, वरना जरूरत नहीं। बात आ रही है समझ में? सैंपल स्पेस क्या होते हैं? सैंपल स्पेस आर दी सेट ऑफ टोटल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम के सेट को क्या कहते हैं? सैंपल, अपना सैंपल स्पेस क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस से हमें क्या मिलता है? टोटल आउटकम्स, यानी कि n। चलो और भी एग्जांपल आप दे सकते हो। कोई मैक्सिमम बच्चों 3 का ही है। डाइस का एग्जांपल है। डाइस इज थ्रोन, मतलब कि आपने एक डाइस फेंका, डाइस फेंका तो बनाओ सैंपल स्पेस। क्या आउटकम आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। तो बताओ जरा टोटल आउटकम इस एक्सपेरिमेंट के क्या होगा? टोटल आउटकम्स n is equal to 6, n is equal to 6। मान लो 2 डाइस थ्रोन, 2 डाइस आप फेंक रहे, 2 डाइसेस आर थ्रोन। अगर आप 2 डाइस फेंकते हैं तो फिर आपका सैंपल स्पेस क्या बनता है? v is equal to, कौन बताएगा? अगर 2 डाइस फेंकेंगे उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? पहले में 1 आया, दूसरे में 1 आया, या पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आया, पहले में 1 आया, दूसरे में 3 आया। 1 4 1 5 1 6। यही होगा ना? पहले डाइस में 1 आया, दूसरे में 1 आया। या तो हो सकता है 1 आया 2 आया, 1 3 1 4 1 5 1 6। वैसे 2 1 2 2 3 6 हो सकता है। बच्चों आ रहा है समझ में कि ऊपर से जा रहा है? एवरीवन Yes, sir. सबको समझ में? आई थिंक कौन लेफ्ट हो गया? यात्री का आई थिंक नेट इशू है। ठीक है, चलो और क्या आ सकता है? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। और क्या आ सकता है? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। और क्या आ सकता है? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और क्या आ सकता है? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। कितने हुए टोटल? कितने हुए टोटल? 6
A पूरा 36 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 6 into 6 36 therefore total outcomes आपको हर एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स करीब करीब पता होने चाहिए तो ही ये चैप्टर पढ़ने में मजा आता है। अगर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है एक कॉइन में, दो कॉइन में, तीन कॉइन में, एक डाइस में, दो डाइस में, तो फिर उसको चैप्टर फिर करने में बड़ी मुश्किल होती है। ये कुछ फेमस एक्सपेरिमेंट्स है जिसके टोटल आउटकम्स यानी कि एन आपको पता होने चाहिए। अच्छा सर, जैसे इसमें शॉर्टकट था, इसमें हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ आपने एक डाइस थ्रो किया तो डाइस में कितने आउटकम होते हैं? 6। और कितनी बार थ्रो किया? एक ही बार थ्रो। तो 6 की एक पावर क्या आती है? 6। देखिए इधर आउटकम आपका 6 है। वैसे इसमें भी शॉर्टकट लग सकता है। डाइस में कितने आउटकम होते हैं? 6। कितने डाइस थ्रो किए हैं? 2। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 6 का पावर क्या हो जाता है? स्क्वायर क्या हो जाता है? 36। वैसे शॉर्टकट तरीके से आप निकाल सकते हैं। शॉर्टकट तरीके से आप निकाल सकते हैं। बोलो बच्चों, कोई डाउट आपको? No, sir. No, sir. सो प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? क्विकली रिवाइज कर ले। आज का लेक्चर हम फिलहाल यहाँ पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इवेंट से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कोई इवेंट होता है जिसके होने या न होने के चांसेस को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी को पी अल्फाबेट से बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हो तो उसको लिखा जाता है पी ब्रैकेट में ए और पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वैसे कितनी भी इवेंट आपको निकालनी है, आप सब इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, जैसे पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, पी ऑफ डी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, एम अपॉन एन, जहां पी ऑफ ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जहां एम का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट। आप जिस इवेंट को ढूंढ रहे हो उस इवेंट के होने के आउटकम्स कितने हैं, और एन टोटल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स को क्या कहते हैं? एन। नेक्स्ट, इसके बाद हमने देखा इस फॉर्मूले में एम जो है यानी न्यूमरेटर वो लेस देन या इक्वल टू एन होता है, यानी डिनोमिनेटर से या तो वो लेस होगा या तो इक्वल होगा। और इसी कारण की वजह से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आता है? 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आता है? 1। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी करने से पहले हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो हर एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहते। जिस एक्सपेरिमेंट में आपको सारे आउटकम पता है, सिर्फ ये नहीं पता कि कौन सा आउटकम ऊपर आएगा, तो वैसे सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल के रूप में कॉइन टॉस करना, डाइस थ्रो करना, कार्ड सिलेक्ट करना, बल्ब सिलेक्ट करना, फ्लावर सिलेक्ट करना, ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको एग्जाम में दे सकते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का यूज क्या होता है? सैंपल स्पेस बनाने के लिए। व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को यू अल्फाबेट से बताया जाता है। किससे बताया जाता है? यू से बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनता है हेड और टेल, यानी टोटल आउटकम्स क्या बन जाते हैं हमारे? 2। इसका मतलब हम सैंपल स्पेस की मदद से एन ढूंढ सकते हैं। क्या ढूंढ सकते हैं? एन। सपोज अगर आपने दो कॉइन टॉस किए तो इसका सैंपल स्पेस बनता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यानी टोटल हो गए 1 2 3 4। टोटल आउटकम आपके कितने हो जाते हैं? 4। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट की मदद से सैंपल स्पेस मिलता है और सैंपल स्पेस की मदद से टोटल आउटकम्स मिलते हैं, यानी कि एन मिलता है। और एन के बिना प्रोबेबिलिटी ढूंढ पाते नहीं हो। अगर सपोज 3 कॉइन अगर हम टॉस करते
तो उसकी सैंपल स्पेस कैसे बनती है? हेड 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 टेल, फिर टेल को शिफ्ट करते जाओ, हेड टेल हेड टेल हेड हेड, और अब इसका रिवर्स मार दो, टेल की जगह हेड, हेड हेड की जगह टेल टेल। आ रहा है शॉर्टकट समझ में? हेड टेल हेड का अपोजिट क्या होगा? टेल हेड टेल। हेड हेड टेल का अपोजिट क्या होगा? टेल टेल हेड। और हेड 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 का अपोजिट क्या होगा? टेल टेल टेल। यानी टोटल कितने आउटकम्स बनते हैं? 8। ये कॉइन के एग्जांपल्स है। अगर मान लो डाइस थ्रो करते तो डाइस का सैंपल स्पेस क्या बनता है? 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 में से कोई भी एक आउटकम आएगा। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। अगर सपोज आप 2 डाइस थ्रो करते हैं तो आपके सैंपल स्पेस कितने बनते हैं? 36। शॉर्टकट के रूप में मैंने सिखा के रखा है कि मान लो कॉइन है तो कॉइन में 2 ही आउटकम होते हैं, बट यहाँ आपने अ कॉइन, एक ही कॉइन उछाला है तो 2 की 1 पावर, यानी इसके टोटल आउटकम कितने होंगे? 2। यहाँ आपने कितने कॉइन उछाले हैं? 2। आउट कॉइन में कितने आउटकम होते हैं? 2। कितने बार उछाले हैं? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, तो इसके टोटल आउटकम कितने होंगे? 4। यहाँ आपने कितने कॉइन उछाले हैं? 3। कॉइन में कितने आउटकम होते हैं? 2, बट कितनी बार उछाले हैं? 3, तो 3 का क्यूब क्या होता है? 8। वैसे डाइस, एक ही डाइस आपने थ्रो किया, डाइस में कितने आउटकम होते हैं? 6, बट एक ही बार थ्रो किया है तो पावर क्या लगाई? 1, तो 6 का 1 पावर इज 6। यहाँ आपने 2 डाइस थ्रो किए हैं तो डाइस में आउटकम कितना होता है? 6, लेकिन 2 बार थ्रो किया है तो स्क्वायर के हिसाब से आउटकम कितने हो जाएंगे? 36। क्लियर है एवरीवन? यस सर। इसको यस सर। थरोली रिवाइज करना, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, रैंडम एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके